The topic of today is interrogative sentences यानी प्रश्नवाचक वाक्य. Interrogative sentences ask a question and end with a question mark. यानी प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्न पूछते हैं और एक क्वेश्चन मार्क पर ये खत्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैज़ एनीवन सीन माई कैप? क्या किसी ने मेरी कैप देखी है? देखिए क्वेश्चन मार्क आया है सेंटेंस के लास्ट में. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश? एक और एग्जाम्पल, शैल वी आस्क सीता और रामा? सभी सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क पर खत्म हुए हैं. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का जो यूजुअल वर्ड ऑर्डर होता है वो रूल नीचे दिया हुआ है, देखते हैं. WH वर्ड, WH फैमिली वर्ड जैसे हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, प्लस ऑक्सिलियरी. आप देखें WH फैमिली के वर्ड को विद इन इन्वर्टेड कोमास किया हुआ है. उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं. एग्जाम्पल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दिए गए हैं. देखें, डू यू लाइक टी? क्या तुम्हें चाय पसंद है? या डू यू नॉट लाइक टी? क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं है? व्हाई डिड यू गो? तुम क्यों गए? व्हाई डिडंट यू गो? तुम क्यों नहीं गए? तो पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, ये दोनों तरह के हो सकते हैं और दोनों ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं. अब हमने रूल में लिखा था WH फैमिली वर्ड. तो WH फैमिली वर्ड्स कंसिस्ट वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम W एंड H. ये W और H से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं. दे आर इंटेरोगेटिव वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स. तो WH फैमिली वर्ड्स को ही क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स कहा जाता है. देयर फंक्शन इज टू आस्क अ क्वेश्चन. और इन WH फैमिली वर्ड्स का या क्वेश्चन वर्ड्स या इंटेरोगेटिव वर्ड्स का काम क्या होता है? एक प्रश्न करना. जैसे ये वर्ड्स दिए गए हैं आपको इन रेड कलर, व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, whom, why, which and how. यहाँ how WH से शुरू नहीं होता, एक्सेप्शन है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछता है कि कैसे. तो ये भी WH फैमिली का ही एक सदस्य है. अब हम वन बाय वन देखते हैं कि किस WH फैमिली वर्ड का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है. जैसे पहला हमने लिया what. What is used for a thing. एक वस्तु के लिए WH फैमिली में से what का यूज किया जाता है. what यानी क्या. तो what is it? यह क्या है. रूल के अनुसार हमने सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लिया, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब ली, फिर हमने सब्जेक्ट लिया. अब आता है who. Who is used for a person. हु का यूज हमेशा किसी व्यक्ति के लिए करते हैं. जैसे हु वर यू टॉकिंग टू? हु, किससे तुम बात कर रहे थे. जैसे हु आर यू? तुम कौन हो. हुज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सन बट इट ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन. हु, हुम, हुज. हु माने कौन, whom माने किसको और whose माने किसका. तो ये whose दिया हुआ है, whose. whose is also used for person. whose का यूज भी व्यक्ति के लिए होता है. but it is always followed by a noun. लेकिन whose के बाद एक नाउन का आना अनिवार्य होता है. who के बाद नाउन आए या ना आए, हु के बाद तो नाउन आ ही नहीं सकता क्योंकि हु में खुद कर्ता को पूछा जाता है कि कौन है इस कार्य को करने वाला.
whom वाले वाक्य में भी सब्जेक्ट या नाउन नहीं आ सकता whom के बाद, लेकिन whose के बाद नाउन का आना अनिवार्य है। तो whose हमेशा एक नाउन से फॉलो किया जाएगा, जैसे whose car is that, whose अकेला नहीं आया है, whose car is that, किसकी कार है वह है। whom is also used for person, but whom is used as the object of a verb or preposition। whom भी व्यक्ति के लिए ही यूज होता है, लेकिन whom को उस व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं या इसे ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब या प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे समझते हैं। टू whom was the prize given, टू whom किसको was the prize given, ये प्राइज दिया गया। प्राइज देने वाला कौन है या प्राइज दिया गया है, लेकिन जिसको दिया गया है वह एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है और देखिए whom प्रीपोजिशन टू के साथ यूज किया गया है। whom do you believe, तुम किस पर विश्वास करते हो, तो विश्वास करने वाला तो you सब्जेक्ट हो गया है और वो किस पर विश्वास करता है वो ऑब्जेक्ट है। तो whom को ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। आई डू नॉट नो विद whom आई विल गो टू द मार्केट, मुझे नहीं पता किसके साथ मैं मार्केट जाऊंगा। तो जाने वाला तो मैं हूँ और मुझे ही पता नहीं है, लेकिन जिसके साथ जाऊंगा वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए विद whom प्रीपोजिशन के साथ whom का यूज किया गया है। नेक्स्ट WH फैमिली का वर्ड आता है why। why मतलब क्यों, तो कारण पूछा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर रीजन, कारण पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो गया। जैसे why were you late, तुम लेट क्यों थे, तो यहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो गया। फिर आता है when जो हमेशा समय या डेट के लिए यूज होता है। कब, अब कब के आंसर में डेट भी हो सकता है और ईयर भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। जैसे व्हेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग हेयर, तुमने यहाँ काम करना कब शुरू किया। तो अब कब के आंसर में डेट भी बताई जा सकती है, दिन भी बताया जा सकता है, ईयर भी बताया जा सकता है। तो व्हेन का यूज करते हैं जब हमें टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आस्क करने होते हैं। फिर आता है विच चॉइस के लिए यूज किया जाता है। चॉइस यानी बहुत सारी चीजें हैं या बहुत सारे व्यक्ति हैं, दोनों के लिए, फॉर द थिंग्स एंड पीपल एज वेल। बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे लोगों में से किसी एक को जब चुनना होता है तो चॉइस करनी होती है, हम विच का यूज़ करते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं। विच पेन इज़ योर्स, रेड और ग्रीन, कौन सा पेन तुम्हारा है, रेड या ग्रीन। तो दोनों में से कोई एक चॉइस बतानी है। तो और वस्तु है, विच का यूज़ हुआ है सिलेक्शन के लिए। ऐसे ही Which of the boys is your brother, उन लड़कों में से तुम्हारा भाई कौन सा है। अब आता है where यानी कहाँ। इसका यूज स्थान के लिए किया जाता है क्योंकि प्रश्न किया जाता है कहाँ। जैसे where do you live, तुम कहाँ रहते हो। how is used for an amount और द वे। हाउ का मतलब कितना या कैसे, तो ये काम कैसे हुआ या किसी वस्तु की मात्रा कितनी है। जैसे देख सकते हैं हाउ मच डज इट कॉस्ट, यानी इस चीज़ की कीमत कितनी है। या हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन, मुझे स्टेशन कैसे जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो कैसे या कितने के लिए हाउ का यूज़ किया जाता है। अब हम एक बार हु, whom और whose पर फिर से अपनी दृष्टि डाल लेते हैं। हु सब्जेक्टिव केस होता है, हु का ऑब्जेक्ट whom होता है
और हु का पॉजेसिव केस हुज होता है। ठीक जैसे ही, हिम, हिज होते हैं, या आई, मी, माई, माइन होता है, उसी तरह से हु, हुम, हुज होते हैं। हु, हुम और हुज को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव केस के डिफरेंस को देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाले को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ही लव्स मूवीज, उसे मूवीज से प्यार है। तो किसे प्यार है? यहाँ काम करने वाला व्यक्ति कौन है? ही। तो जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, शी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। भाई कौन जाती है स्कूल? शी। तो शी इज द सब्जेक्ट हियर। देन वी एंजॉय चाइनीज फूड, कौन एंजॉय करते हैं चाइनीज फूड? वी। तो जो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट ने जो काम किया है वह तो उसकी क्रिया हो गई, लेकिन जिसके ऊपर वह काम किया गया है वह ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है। सब्जेक्ट ने काम किया, उसके द्वारा किया गया कार्य उसकी वर्ब हो गई, लेकिन जिस वस्तु पर उसने काम किया है वो उसका ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, द टीचर्स लाइक हिम, टीचर्स पसंद करते हैं। तो टीचर्स वाक्य में काम कर रहे हैं, टीचर सब्जेक्ट हो गए और उनके द्वारा कार्य किया गया लाइक, लेकिन किसको पसंद करते हैं? हिम। तो ये हिम इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। थॉमस नोज हर। अब थॉमस जानता है उसको। कौन जानता है? थॉमस। तो थॉमस के द्वारा एक कार्य किया जा रहा है कि वो जानता है, और किसको जानता है? उसको। तो थॉमस वाक्य का सब्जेक्ट है, उसकी क्रिया नोज हो गई और वो जानता है हर, उसको इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द एक्टर स्माइल्ड एट अस। एक्टर, हीरो, मुस्कुराया। हीरो सब्जेक्ट हुआ, उसकी क्रिया स्माइल्ड हो गई, लेकिन वो किस पर मुस्कुराया? हम पर। तो हम इस वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम पॉजेसिव केस को देख लेते हैं। पॉजेसिव फॉर्म हमें वस्तु के ओनर होने का एहसास कराती है। जैसे हिज बाइक इज ब्रोकन, बाइक किसकी है? हिज। तो ये पॉजेसिव केस हो गया कि ये उसकी बाइक है। आई लाइक हर न्यू बुक, मुझे उसकी नई किताब पसंद है। किताब किसकी है? उसकी। तो वह उसकी मालिक है। ये पॉजेसिव केस होता है। जैसे द टीचर ग्रेडेड आवर होमवर्क, टीचर ने ग्रेड किया है किस पर? हमारे होमवर्क पर। तो हम उस होमवर्क के मालिक हैं, ओनर हैं। तो ये पॉजेसिव केस है जिसमें हमें ओनरशिप का भान होता है, ज्ञान होता है। अब हम वन बाय वन इनको थोरोली स्टडी कर लेते हैं कि सब्जेक्ट के प्लेस पर हु, ऑब्जेक्ट के लिए whom और पॉजेसिव केस के लिए whose का यूज कैसे करते हैं। तो पहले ले लेते हैं हु। हु सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं, हु एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, जैसे ही, शी, वी। तो हम हु का यूज यह पूछने के लिए करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में काम करने वाला कौन है। तो जो काम करता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हु मेड द बर्थडे केक, किसने बनाया बर्थडे केक। तो यहाँ जो बनाने वाला व्यक्ति है वो मिसिंग है, उसी के लिए पूछा गया है। तो काम करने वाला व्यक्ति ही
सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर अगर हमें सब्जेक्ट का नाम पूछना है तो हम हु का यूज़ करते हैं कि ये क्रिया की किसने है, तो जिसने वो काम किया है वो सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड हु यूज़ किया जाएगा उसके लिए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हु इज़ इन द किचन, किचन में कौन है, तो यहाँ भी काम करने वाले को पूछा गया है कि किचन में किसकी उपस्थिति है। एक नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लेते हैं, हु इज़ गोइंग टू वॉश द डिशेज, डिशेज यानी बर्तन या थालियाँ, तो बर्तन कौन धोने जा रहा है, तो जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है इसलिए हु का यूज़ किया गया है। अब हम ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के लिए whom का यूज़ देख लेते हैं। whom is an object pronoun like him, her and us. We use whom to ask which person receives an action. तो हमें ये देखना है कि ये काम किसने रिसीव किया है, जो कार्य हुआ है वो किस व्यक्ति पर हुआ है। तो जिस व्यक्ति पर कार्य होता है अगर उस व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन रेज करना है तो वी आर टू यूज़ whom, हमें whom यूज़ करना होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, whom are you going to invite, तुम किसे इनवाइट करने जा रहे हो। यहाँ देखिए इनवाइट करने वाला व्यक्ति मौजूद है तुम, और उसके द्वारा की गई क्रिया इनवाइट भी है, लेकिन जिसको वो इनवाइट करेगा वो मिसिंग है, उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो हमने उसके लिए whom का यूज़ किया है। तो whom are you going to invite। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, whom did he blame for the accident, किसको ब्लेम लगाया है उसने एक्सीडेंट के लिए। तो ब्लेम लगाने वाला तो वह है और उसकी क्रिया ब्लेम लगाना हो गई, लेकिन किस पर लगाया है वो व्यक्ति मिसिंग है तो उसके लिए हमने whom वर्ड लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, whom did he hire to do the job, किसको उसने हायर किया है, हायर करना यानी किसी को पैसा देकर काम करवाना, तो किसको हायर किया है उसने इस काम को करने के लिए। तो यहाँ भी हायर करने वाला व्यक्ति तो पता है कि उसने हायर किया है, लेकिन उस काम को कौन करेगा वो मिसिंग है, उसके लिए whom वर्ड यूज हुआ है। ऐसे ही हम whose को ले लेते हैं। whose एक पजेसिव प्रोनाउन है और इसका यूज his, her और are के लिए होता है। हम whose ये फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर थिंग है ये बिलोंग किससे करती है। उदाहरण के लिए whose कैमरा इज़ दैट, किसका कैमरा है वह, तो कैमरे की पोजीशन पूछी गई है कि उसका मालिक कौन है। तो जब किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ किसी की रिलेशन पूछी जाए तो whose का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिलेशन इज शोन बाय द पॉजेसिव केस और whose who का पॉजेसिव केस होता है। जैसे और एग्जांपल्स देख लेते हैं, whose dog is barking outside, किसका कुत्ता बाहर भौंक रहा है, तो कुत्ते के मालिक का नाम पूछा जा रहा है, उसका पॉजेसिव केस, उसका ओनर पूछा जा रहा है। जैसे whose cell phone keeps ringing, किसका सेल फोन बजता रहता है, तो यहाँ भी रिलेशन पूछी गई है कि ये सेल फोन किसका है। who, whom और whose का यूज़ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी किया जाता है। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन तो किया जाएगा हिंदी निकालते समय, किंतु वो वाक्य फुल स्टॉप पर ख़त्म होंगे। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, आई डोंट नो whom he invited, मुझे नहीं पता उसने किसको इनवाइट किया। तो इनवाइट करने वाला व्यक्ति दिया गया है, उसने किसको इनवाइट किया ये मुझे नहीं पता। तो क्वेश्चन तो किया गया है लेकिन फिर भी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कहते हैं और उनमें who, whom
और whose का यूज वाक्य के बीच में होता है, नॉट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो such a sentences usually start with the phrase such as I am not sure, मुझे तो विश्वास ही नहीं है, या he does not know, या we don't care। तो हमें इग्नोर करना होता है स्टार्टिंग पार्ट को और हमें देखना होता है कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में who, whom या whose किसको लेना है, ये डिसीजन लेना होता है कि किसके बारे में ये प्रश्न है। क्या सब्जेक्टिव केस में हु आएगा, या ऑब्जेक्टिव केस में हमें whom लगाना है, या पॉसेसिव केस में हमें whose लगाना है। तो क्वेश्चन हमेशा रिक्वायर करेगा कि आपको सब्जेक्टिव केस लेना है या ऑब्जेक्टिव केस लेना है, पॉसेसिव फॉर्म लेनी है। तो हम और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको देख लेते हैं। जैसे ही डज नॉट नो who the boss of the company is। यहाँ who आया है पूछने के लिए कि कंपनी का बॉस कौन है, तो ये सब्जेक्ट हुआ, who सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं, I don't care whom you invite। मुझे परवाह नहीं है तुम किसको इनवाइट करते हो, तो यहाँ whom ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज हुआ है who के। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे she isn't sure whose car that is। उसे विश्वास ही नहीं है कि ये कार किसकी है, तो यहाँ whose कार के पोजीशन को शो करता है। अब हम who, whom और whose को स्टडी करते हैं कि ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में कैसे यूज किए जाते हैं। अभी हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के रूप में देखा, तो ये बात पहले ही बताई थी कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन तब होगा जब हिंदी निकालते समय प्रश्न भी होगा हिंदी में कि ये किसकी कार है, ये किसने किया, या तुमने किसको इनवाइट किया। लेकिन जब ये एडजेक्टिव क्लॉजेस के रूप में यूज होते हैं तब इनकी हिंदी कौन, किसने, किसको नहीं होती, तब इनकी हिंदी होती है जो, जिसने, जिसको या जिसका। जैसे हम एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं, आई नो द मैन हु वन द कंटेस्ट। मैं जानता हूं उस आदमी को जिसने कंटेस्ट को जीता। यहाँ हु वन द कंटेस्ट एडजेक्टिव क्लोज है और हु की हिंदी किसने नहीं निकलती है, जिसने निकलती है। तो ऐसी स्थिति में हु, हुम और हुज इंटेरोगेटिव वर्ड्स नहीं होते हैं या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ये एडजेक्टिव क्लॉज कहे जाते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन इन द मेन सेंटेंस। तो एडजेक्टिव क्लॉजेस का यूज मेन सेंटेंस में नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। In the example above, the adjective clause tells us about the man। तो ये words adjective clause हमें उस व्यक्ति के बारे में बताते हैं। Just ignore the main sentence and look at the adjective clause when deciding whether to use who, whom or whose। तो हमें ये देखना है कि हमें हु, हुम, हुज कहाँ लगाना है। तो हु, हुम, हुज नेचुरली है कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस में लगेगा, लेकिन जो, जिसने, जिसको, जिसका के अर्थ में भी हु, हुम और हुज ही यूज किए जाते हैं। जैसे आपको ये जानने के लिए कि लगाना क्या है, अपने आप से प्रश्न करना है कि आपको सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है या ऑब्जेक्ट की या पॉसेसिव फॉर्म की रिक्वायरमेंट है। तो एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। वी नो द एक्ट्रेस हु स्टेयर्ड इन द मूवी। हम उसी एक्ट्रेस को जानते हैं जो स्टेयर्ड इन द मूवी, जो मूवी में स्टेयरिंग कर रही थी, घूर रही थी। तो यहाँ सब्जेक्ट है एडजेक्टिव क्लॉज का। तो किस हीरोइन को जानते हैं, जो। तो यहाँ सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट थी, हु यूज हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं। दे हायर्ड द मैन
whom we interviewed last week. उन्होंने उसी व्यक्ति को हायर किया है जिसका हमने लास्ट वीक इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ इंटरव्यू लेने वाले तो हम हो गए, तो और इंटरव्यू किस व्यक्ति का लिया गया था, उसके लिए whom का यूज होगा क्योंकि यह कार्य ऑब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। तो यहाँ मैन के लिए whom यूज हुआ है। ऐसे ही she knew the family whose house we bought। यहाँ whose हाउस का पोजीशन शो करता है, वो उस फैमिली को जानती है जिसका घर हमने खरीदा। तो जिसका पोजीशन शो करने के लिए whose का यूज हुआ है। whom का यूज लेस एंड लेस कॉमन होता चला जा रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में स्पेशली whom के प्लेस पर who यूज़ किया जाने लगा है, और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका वाले लोग तो स्पेशली whom के प्लेस पर who का यूज़ करने लगे हैं। मोस्ट पीपल प्रिफर टू यूज़ who एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मोस्ट नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ऑल्सो ट्राई टू यूज़ who in place of whom। और अच्छी बात यह है कि whom के प्लेस पर जब who वो लोग यूज़ करते हैं तो वो क्वाइट नेचुरल साउंड करता है। हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख लेते हैं। Who did you come to the party with? तुम पार्टी में किसके साथ आए? तो किसके साथ, आने वाला व्यक्ति तो तुम हो, यानी सब्जेक्ट तो तुम हो गया, क्रिया उसकी कम होगी, लेकिन वो किसके साथ आया है, उस आने वाले व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ who यूज़ किया गया है, और उसी के साथ एक प्रीपोजिशन with इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ की गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। I don't know who he gave the book to। मुझे नहीं पता उसने किताब किसको दी। तो किसको यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए who और to दोनों यूज़ किए गए हैं। हम और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। That is the woman who I was talking to। यही वह महिला है जिससे मैं बात कर रहा था। तो who और to दोनों का यूज़ whom के प्लेस पर हुआ है। ठीक इसी तरीके से who did you get that from? तुमने ये चीज़ किससे पाई? तो किससे, वो किससे ऑब्जेक्ट हो गया, उसके लिए who और from दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हु ही सोल्ड हिज कार टू? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि उसने अपनी कार किसको बेची? तो किसको के लिए भी यहाँ सेंटेंस में whom यूज़ नहीं हुआ है, who और to प्रीपोजिशन यूज़ हुई है। ऐसे ही अगला सेंटेंस देखते हैं। दैट इज़ द पर्सन हु आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम। यही वो व्यक्ति है जिससे मैंने ये इंफॉर्मेशन पाई। तो यहाँ भी whom यूज़ नहीं किया गया है, whom के प्लेस पर who और from यूज़ किया गया है। हम ऐसे भी बना सकते थे whom did you get that from, या do you have an idea whom he sold his car, या that is the person whom I got the information from। बट मॉडर्न इंग्लिश में whom का यूज़ कम होता जा रहा है और who विद प्रीपोजिशन बढ़ता जा रहा है। सभी WH फैमिली वर्ड्स आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर हैं, वो भी हिंदी सहित। आप इनको देखिए और नोट कर लीजिए, जैसे व्हाट क्या या जो, वाई क्यों, व्हेन कब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन या जो किसी भी व्यक्ति के लिए ही लगता है, विच कौन सा या जो किसी भी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए लगता है, हुज किसका या जिसका व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए लगता है, होम किसे, किससे या किसको केवल व्यक्ति के लिए यूज़ होता है, हाउ मैनी कितने यानी जिन्हें गिना जा सकता हो उनके लिए हाउ मैनी यूज़ होता है, हाउ मच कितना लेकिन जिसे गिना ना जा सकता हो वहाँ यूज़ होता है। जैसे पानी, पानी को गिन नहीं सकते, चावल, शुगर, तो वहाँ हाउ मच। ऐसे ही अनटिल व्हेन कब तक, या सिंस व्हेन कब से, फ्रॉम व्हेन ये भी कब से, फॉर हाउ लॉन्ग कब से,
विद होम किसके साथ, फॉर होम किसके लिए, अबाउट होम किसके बारे में, टुवर्ड्स होम किसकी तरफ, बाय होम किसके द्वारा, फ्रॉम वेयर कहाँ से या जहाँ से, फॉर वॉट किस लिए या जिस लिए, या वॉट फॉर ये भी किस लिए या जिस लिए। ऐसे ही और भी WH फैमिली के वर्ड्स विद हिंदी यहाँ दिए गए हैं, आप इन सभी को कॉपी कर लीजिए। सभी एक्सपेक्टेड WH फैमिली वर्ड्स कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं या कितने तरीके से इनका यूज़ हो सकता है आपको हिंदी सहित स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। आप इन सभी को हमेशा हमेशा याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन्हीं शब्दों की सहायता से आप इंटेरोगेटिव वर्ड्स को वाक्यों में प्रयोग करना सीख सकते हैं या लिखे गए वाक्यों को आप समझ सकते हैं कि ये किस सेंस में पूछा गया है। तो बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए जाते हैं, लेकिन उनमें से 3 मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। हम देख लेते हैं इन्हें क्या कहते हैं और इनको कैसे पूछा जाता है और इनके आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं। पहले सेंटेंस होते हैं डिकॉटोमस, या इन्हें हम यस और नो क्वेश्चन टाइप्स भी कहते हैं। जैसे आर यू थर्स्टी, क्या आप प्यासे हैं, आंसर या तो यस में होगा या तो नो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप होता है चॉइस क्वेश्चंस, जब कुछ चीज़ों में से कोई एक या 2 चॉइस करनी होती है। जैसे डू यू वांट टू ईट रोटी और पराठा, अब आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ चूज़ करेंगे, तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो कैसे हो सकता है, आई वॉन्ट टू ईट रोटी, या फिर आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू ईट पराठा, तो यहाँ चॉइस हो गई। थर्ड मेन टाइप होता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव यानी आपको विस्तार से बताना होगा कि क्या कारण था। जैसे Why are you laughing? आप हंस क्यों रहे हैं? तो यहाँ आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे I am laughing because I remembered a joke, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे जोक याद आ गया। या What are you doing? तुम कर क्या रहे हो? तो I am writing a letter। फोर्थ और रेयरली यूज होने वाली टाइप होती है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके लिए कोई आंसर एक्सपेक्टेड नहीं होता। तो रिटोरिकल क्वेश्चंस इज टिपिकली आस्क्ड टू मेक अ पॉइंट और टू इंट्रोड्यूस अ सब्जेक्ट। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए या सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरीके का प्रश्न किया जाता है। यहाँ बहुत ही कॉमन रिटोरिकल क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, इफ़ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, मीन्स यदि क्या तुमने हमें कुछ चुभा दिया तो क्या खून नहीं निकलेगा। तो आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है कि क्या होगा। ऐसे ही इफ़ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, यदि तुम हमें गुदगुदाओगे तो क्या हम हंसेंगे नहीं। या इफ़ यू पॉइजन अस डू वी नॉट डाई, यदि तुमने हमें जहर दिया तो क्या हम नहीं मरेंगे। एंड इफ़ यू रोंग अस शैल वी नॉट रिवेंज, और यदि तुम कुछ गलत करते हो तो क्या हम बदला नहीं लेंगे। एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यहाँ शाइलॉक से प्रश्न किया जाता है, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या है। दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट, अगर हम किसी गुलाब को किसी अन्य नाम से भी पुकार दें तो खुशबू तो वही आनी है, तो नाम में क्या रखा है। या तुम
तुम अपना काम स्वयं करना कब सीखोगे? जैसे when will you learn to do your work yourself? या तुम बड़े कब होगे? when will you get matured? तो आंसर की एक्सपेक्टेशन कम रहती है। अब हम इनको फॉर्म करना सीखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाए कैसे जाते हैं। तो यस और नो क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी जिनका आंसर हाँ या ना में निकलता है, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इनका रूल होता है, सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर रिमाइंडर या रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। रेड कलर में क्वेश्चन दिया गया है आपको, जैसे कैन डॉग्स स्विम। यहाँ कैन ऑक्सिलियरी वर्ब, डॉग्स सब्जेक्ट और उसकी मेन वर्ब स्विम। तो ऐसा वाक्य जिसका उत्तर आप हाँ या ना में चाहते हैं, उस वाक्य को ऑक्सिलियरी वर्ब से शुरू किया जाता है। तो क्या डॉग्स स्विम कर सकता है? तो पॉसिबल आंसर हो सकता है यस, डॉग्स कैन या दे कैन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हैज द हॉर्स रिटर्न्ड टू स्टेबल। हैज, क्या हॉर्स अस्तबल में वापस आ गया? तो क्या से शुरू करने वाले प्रश्न हमेशा हाँ या ना में ही उत्तर देकर क्लियर किए जाते हैं। जैसे क्या हॉर्स अस्तबल में आ गया? नो इट हैजंट या यस इट हैजंट। तो एक्सपेक्टेड है नो इट हैजंट या यस इट हैज। नेक्स्ट और एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, जैसे डू यू डांस? तो आंसर हो सकता है नो आई डोंट, या डिड यू लाइट? नो आई डिडंट। वर्ब टू बी जिसका अर्थ होता है प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, और पास्ट टेंस में जिसका अर्थ होता है वॉज या वर। ये भी सेंटेंस की बिगिनिंग में अगर आ जाए तो क्या से शुरू इनकी हिंदी होती है। जैसे हम देखेंगे आर यू एंग्री? क्या तुम गुस्सा हो? तो यस आई एम। या वॉज शी देयर? नो शी वॉजंट। तो हमेशा ऐसा सेंटेंस जो ऑक्सिलियरी वर्ब या वर्ब टू बी से शुरू हो, उसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो चॉइस क्वेश्चंस को फॉर्म करने का रूल दिया गया है। अब देखें, इसके लिए भी सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब सेम एज अबव वाज गिवन। सबसे पहले ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर चॉइस 1 या चॉइस 2। जैसे हम एग्जांपल्स में देखेंगे, डज शी वांट डॉल और किंडल? उसे इन दोनों में से क्या चाहिए? तो पॉसिबल आंसर हो सकता है किंडल या डॉल भी हो सकता है। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को फॉर्म करना सीखेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनकी हिंदी करते समय प्रश्नवाचक वाक्य बीच में होगा। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने ये काम कैसे किया? तुम्हारा नाम क्या है? या तुमने गाना क्यों गाया? तो जब प्रश्नवाचक शब्दों की हिंदी वाक्य के शुरू में ना होकर बीच में हो, ऐसे वाक्य इंटेरोगेटिव वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स यानी WH फैमिली के वर्ड से शुरू किए जाते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में यूज हुआ है हिंदी में, वही प्रश्नवाचक वर्ड वाक्य की शुरू में उसकी इंग्लिश के रूप में लगा दिया जाता है जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। आपको रूल दिया गया है, जैसे क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा। जो हिंदी के सेंटेंस में बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है वो सबसे पहले
इंग्लिश के सेंटेंस में आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब। पहले क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली का वर्ड, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। हम एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप। ट्रेन कहाँ रुकी, कहाँ हिंदी के सेंटेंस में बीच में है, तो वाक्य बनाते समय सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर लगी, उसके बाद इस वाक्य की ऑक्सिलियरी वर्ब डिड, फिर द ट्रेन जो कि सब्जेक्ट है और मेन वर्ब स्टॉप। अगला सेंटेंस देखते हैं, व्हाई वॉज द डॉग बार्किंग। और भी बचा हुआ हो सकता है, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, एट द स्ट्रेंजर्स, कुछ भी। तो क्यों कुत्ता सुबह भौंक रहा था, तो हिंदी सही कैसे होगी, कुत्ता सुबह में क्यों भौंक रहा था। तो क्यों जो हिंदी के वाक्य में बीच में आया था, इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले क्यों की इंग्लिश व्हाई, फिर ऑक्सिलियरी वर्ब वॉज, फिर सब्जेक्ट दी डॉग और मेन वर्ब बार्किंग, और रिमेनिंग सेंटेंस हो गया आपका इन द मॉर्निंग। जब हम हु से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसका फॉर्मेट ये रहता है कि हु प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और फिर रिमेनिंग सेंटेंस। जैसे हु विल, कौन, हु विल आंसर द क्वेश्चन। यहाँ सब्जेक्ट मिसिंग रहता है क्योंकि हु अपने आप सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न करता है। बाकी सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब यानी, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस आता है। लेकिन हु वाले वाक्य में ऐसा नहीं है। हु वाले वाक्य में खुद सब्जेक्ट को पूछा जाता है, इसलिए हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर रिमेनिंग सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हु इज द मॉनिटर। मॉनिटर कौन है, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के लिए ही हु यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इंफॉर्मेशन गेन करने का एक मुख्य साधन होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट एज कॉमन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। उतने सामान्य नहीं होते हैं जितना डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। और जिन लोगों की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, अक्सर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान करते समय या बनाते समय उन वाक्यों को इंटेरोगेटिव में वो सीरियस राइटिंग एरर्स कर देते हैं। जैसे किस तरह की एरर्स होती हैं देखते हैं। आई वंडर इफ आई विल एवर बाय अ कार। ये रॉन्ग है सेंटेंस क्योंकि इसमें कहीं भी किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। आई वंडर ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ है। इफ़ का मतलब है कि क्या। इफ़ वाक्य के बीच में अगर आ जाता है तो उसकी हिंदी तो की क्या निकलती है, लेकिन फिर भी ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं माना जाता। तो आई वंडर इफ़ आई विल एवर बाय अ कार, मैं तो सोचता हूँ कभी मैं कार खरीद पाऊँगा या नहीं खरीद पाऊँगा। तो इफ़ अगर वाक्य के बीच में आ जाता है तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, फुल स्टॉप लगने पर ही वो सही माना जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉन्ट टू नो इफ़ यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होने के कारण ये रॉन्ग है, फुल स्टॉप वाला वाक्य ही सही है। अब एक बहुत मेन चीज़ जिन्हें हम क्वेश्चन टैग्स कहते हैं या शॉर्ट आंसर्स कहते हैं, ये डायलॉग या कन्वर्सेशन या एम्फेसिस को शो करते हैं। क्वेश्चन टैग्स क्या हैं? तो इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशन। बात करते समय जब इंग्लिश लगातार बोलते रहते हैं या लगातार प्रैक्टिस में रहती है तो कन्वर्सेशन में ये बड़ी आम प्रैक्टिस हो जाती है और इससे हमें स्टेटमेंट के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल जाती है या हम कंफर्मेशन के लिए
एक तरीका बना लेते हैं अपने प्रश्न को पूछने का। जैसे इट इज़ वेरी हॉट, इजंट इट, बहुत गर्मी है या नहीं है, तो मतलब कंफर्म किया जा रहा है भाई मुझे ही गर्मी लग रही है या तुम्हें नहीं लग रही है। तो द लेटर पार्ट जो है इजंट इट, ये क्वेश्चन टैग कहा जाता है। इसका पैटर्न नीचे दिया गया है आपको। सबसे पहले ऑक्सिलियरी, उसके बाद नोट इन शॉर्ट फॉर्म जिसे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग का तरीका हमेशा इस तरह से फॉलो करना है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। तो रूल देख लेते हैं। ऑक्सिलियरी प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट यदि आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है। मान लिया एग्जाम्पल में आपको दिया गया है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। और इसका क्वेश्चन टैग क्या बना? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई इज, फिर नोट, फिर सब्जेक्ट। तो इजंट इट, बारिश हो रही है, इजंट इट। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं, यू आर फ्री, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन टैग भी नेगेटिव में बना, आरंट यू। नेक्स्ट, शी कैन स्विम वेल, कैंट शी, जो ऑक्सिलियरी असर्टिव सेंटेंस में यूज हुई है वही ऑक्सिलियरी क्वेश्चन टैग की शुरुआत करती है। फोर्थ सेंटेंस में देख सकते हैं, गोपी ब्रोक द ग्लास, यहाँ ब्रोक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने पर नेगेटिव सेंटेंस की ऑक्सिलियरी डिड होती है। तो क्वेश्चन बना डिडंट शी, योर सिस्टर कुक्स वेल, इसका क्वेश्चन टैग डजंट शी, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव वाक्य की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डजंट शी। और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसकी क्वेश्चन टैग का रूल होगा ऑक्सिलियरी प्लस सब्जेक्ट। जैसे हम एग्जांपल्स की हेल्प से देख लेते हैं, यू आरंट बिजी, हमने स्टेटमेंट नेगेटिव में बोला है तुम बिजी नहीं हो, और क्वेश्चन टैग क्या बना, आर यू। शी कैंट स्विम, वो तैर नहीं सकती, तो कैन शी। मोहन डजंट वर्क हार्ड, डज ही। दे हैवंट कम येट, हैव दे। एक बात ध्यान रखने वाली है कि क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होगा, हमेशा नाउन के प्लेस पर यूज होने वाला प्रोनाउन ही उसका सब्जेक्ट होगा। जैसे ऊपर थर्ड सेंटेंस में आप एग्जांपल देख सकते हैं, मोहन डजंट वर्क हार्ड, तो इसका क्वेश्चन टैग है डज ही, यहाँ डज मोहन यूज नहीं हुआ है। ऐसे ही नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन टैग के, और एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे आई एम राइट, आरंट आई, लेट्स गो टू द बीच, शैलंट वी, क्या हम नहीं जाएंगे, वेट अ मिनट, कांट यू वेट, या सिर्फ कांट यू। ऐसे ही हैव सम मोर राइस, नहीं क्या तुम्हें और राइस चाहिए, तो विलेंट यू। somebody has called, haven't they। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का शॉर्ट आंसर कैसे दिया जा सकता है इसको देखेंगे। बहुत कॉमन फॉर्म होती है किसी भी ऑक्सिलियरी से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जैसे इसका रूल भी आपको दिया गया है, अगर यस में आंसर देना है तो आप सबसे पहले यस लिखेंगे, फिर प्रोनाउन, फिर ऑक्सिलियरी, या आप नो लिखेंगे, यानी आपको यस में आंसर देना है तो आप यस लिखेंगे, फिर प्रोनाउन लिखेंगे, फिर उसकी ऑक्सिलियरी यूज करेंगे। अगर आपको नो में आंसर देना है तो नो, फिर सेंटेंस का प्रोनाउन, फिर ऑक्सिलियरी
और ऑक्सिलरी के साथ नॉट इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म भी लिख सकते हैं और फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आर यू गोइंग टू स्कूल? दोनों एक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको दिखाए गए हैं। यस, आपका यस में आंसर है तो यस, फिर प्रोनाउन और फिर ऑक्सिलरी, तो यस आई एम। इसी तरह से अगर आप नो में उत्तर देना चाहते हैं तो नो आई एम नॉट। अगला सेंटेंस देखते हैं। कैन यू ड्राइव अ कार? क्या आप कार चला सकते हैं? हाँ या ना, दोनों एक्सपेक्टेड आंसर्स हैं। तो यदि हाँ आंसर है तो यस आई कैन, और यदि नहीं तो नो आई कैन नॉट या आई कैंट। ऐसे ही इज योर सन मैरिड? क्या तुम्हारे बेटे की शादी हो गई? तो एक्सपेक्टेड दोनों ही आंसर हो सकते हैं। यस ही इज या नो ही इज नॉट। डज वीनू वर्क हार्ड? यस ही डज या नो ही डज नॉट। डिड ही से एनीथिंग? यस ही डिड या नो ही डिड नॉट। कभी कभी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस के साथ सामने वाले की भी सहमति हो जाती है या कभी कभी असहमति हो जाती है। तो यहाँ मैं आपको एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट वाले सेंटेंसेस भी बता देती हूँ। इनका रूल दिया गया है आपको। एग्रीमेंट होने पर सेंटेंस या तो यस से शुरू होगा या सो या ऑफ कोर्स प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी। जैसे इट इज़ अ गुड फिल्म, तो यस इट इज़। मोहन हैज़ ऑलरेडी कम, सो ही हैज़। आप यस ही हैज़, ऑफ कोर्स ही हैज़ भी लिख सकते हैं। या ही कैन स्पीक हिंदी वेरी वेल, ऑफ कोर्स ही कैन, यस ही कैन या सो ही कैन भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही लुक्स डिसऑनेस्ट, वह बेईमान लगता है, यस ही डज या सो ही डज या ऑफ कोर्स ही डज। अब डिसएग्रीमेंट वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं। अगर दिए गए सेंटेंस से हमें सहमति नहीं होती है या हमें नेगेटिव में आंसर देना है तो उसका उत्तर कैसे देते हैं? नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट इन शॉर्ट फॉर्म या फुल फॉर्म। जैसे द एप्पल्स आरंट गुड, एप्पल्स अच्छे नहीं हैं। नो दे आरंट, नहीं वे नहीं हैं। शी डजेंट लाइक फिश, उसे फिश पसंद नहीं है, तो नो शी डजेंट, हाँ उसे पसंद नहीं है। ही कैंट हेल्प काफिंग, खांसे बिना नहीं रह सकता, नो ही कांट, हाँ वो तो रह ही नहीं सकता है। दे हैवंट प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा नहीं खेला, नहीं उन्होंने नहीं खेला। तो ये हाँ या ना, सहमति या असहमति को प्रदर्शित करने के लिए इस तरीके से वाक्य बनाए जाते हैं। अब डिसएग्रीमेंट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हो, अभी तो नेगेटिव सेंटेंस बोला गया था और उसके साथ डिसएग्रीमेंट था। अब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है लेकिन अफर्मेटिव का आंसर नेगेटिव में देना है, तो उसका रूल क्या होगा? नो या नो प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट इन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म और नॉट इन फुल फॉर्म। देख लेते हैं। ही इज ड्रंक, नो ही इजंट। तो वाक्य हमारा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ डिसएग्रीमेंट नेगेटिव में लिखा गया है, तो उसका रूल फॉलो करते हुए आपका ये सेंटेंस बन जाता है। जैसे यू आर जॉकिंग, ओह नो आई एम नॉट। व्हाई डिड यू बीट हिम, तुमने उसे क्यों मारा? बट आई डिडंट, मैंने तो मारा ही नहीं। आई सपोज शी नोज बंगाली, मुझे लगता है वो बंगाली जानती है। बट शी डजंट, नहीं वो नहीं जानती है। डिसएग्रीमेंट विद नेगेटिव स्टेटमेंट्स आर मेड विद ओह यस या सिर्फ ओह बट प्लस प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी। स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव में है लेकिन हम वहाँ एग्री करते हैं, तो जब स्टेटमेंट नेगेटिव हो
और उससे सहमति दिखाई जाए तो उसका रूल ऊपर दिया गया है आपको, आप एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको देख सकते हैं। यू कैंट अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम नहीं समझ सकते। तो आंसर पॉजिटिव में देते समय यस आई कैन। ही वॉन्ट कम अगेन, वो दोबारा नहीं आएगा, बट ही विल, नहीं वो आएगा। यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते। यस आई डू, मुझे तो पता है उसका, मैं जानता हूँ। आई डिडंट ब्रेक इट, मैंने ये चीज़ नहीं तोड़ी। ओ बट यू डिड, नहीं नहीं तुमने ही तोड़ी है। तो यदि आपका स्टेटमेंट नेगेटिव में है पर आपको आंसर पॉजिटिव में देना है यानी विद एग्रीमेंट देना है, तो आपको रूल दिया हुआ है, इसको फॉलो करते हुए ये सेंटेंसेस आपके टेबल में शो किए गए हैं। एडिशंस टू रिमार्क्स। Affirmative additions to affirmative remarks are made with so plus auxiliary plus subject। माना कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है और वही स्टेटमेंट किसी अन्य पर भी अप्लाई होता है, तो उसका आंसर इस रूल से दिया जाता है। सो पहले लिखा जाता है, फिर ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट। जैसे आनंद लाइक्स ऑरेंजेस, आनंद को ऑरेंजेस पसंद है, तो सो डू आई, मुझे भी पसंद है। जैसे शी मस्ट गो होम, उसे अवश्य ही घर चले जाना चाहिए, तो सो मस्ट आई, मुझे भी चले जाना चाहिए। ही वॉज लेट फॉर मीटिंग, वो मीटिंग के लिए लेट था। सो वर यू, ऐसे तो तुम भी थे। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। सो हैज़ माई सिस्टर, तो मेरी बहन ने भी फिनिश कर लिया है। नेगेटिव एडिशन, नेगेटिव रिमार्क्स के लिए नॉर या निदर से शुरू होते हैं, इनके साथ ऑक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट आता है। जैसे रमेश डजंट लाइक स्वीट्स, रमेश को तो मिठाइयाँ पसंद नहीं है, तो नॉर डू आई, मुझे भी नहीं है। ही डिडंट बिलीव इट, उसे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। निदर डिड आई, मुझे भी नहीं हुआ। आई कांट डू द सम, मैं ये सम नहीं कर सकता। नॉर कैन माई फादर, मेरे तो पापा भी नहीं कर सकते। टॉम वॉजंट देयर, टॉम वहाँ नहीं था। नीदर वॉज पीटर, पीटर भी नहीं था। तो ऐसे सेंटेंसेस नीदर या नॉर से शुरू किए जाते हैं। अब हम आते हैं नेगेटिव एडिशंस टू अफर्मेटिव रिमार्क्स। अफर्मेटिव रिमार्क होगा लेकिन उसके साथ नेगेटिव एडिशन कैसे होगा, तो इसका रूल है बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस नॉट। जैसे ही नोज जर्मन, उसे तो जर्मन आती है, बट आई डोंट, मुझे नहीं पता। आई अंडरस्टूड द जोक, मैं तो जोक समझ गया, बट मैरी डिडंट, लेकिन मैरी को समझ में नहीं आया। ही नोज हाउ टू कुक, उसे पता है कैसे बनाना है खाना, बट हिज वाइफ डजंट। आई कैन प्ले चेस, मैं तो चेस खेल सकता हूँ, बट माई ब्रदर कांट, लेकिन मेरा भाई नहीं खेल सकता। और जब हमें अफर्मेटिव एडिशन देना हो किसी नेगेटिव रिमार्क का, तो उसका रूल होता है बट प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी। जैसे ही डजंट नो हर, वो उसे नहीं जानता, बट आई डू, लेकिन मैं जानता हूँ। आई डिडंट सी द फिल्म, मैंने तो फिल्म नहीं देखी, बट गोपी डिड। ही कांट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल सकता, बट आई कैन। शी वॉजंट लेट, वह लेट नहीं थी, बट यू वर, लेकिन तुम लेट थे। तो यहाँ हमारा टॉपिक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।